Welcome to Gauri Lankesh News. Bihar elections are in their third phase, and tomorrow they'll be voting for the third phase of elections. This is the first election since the COVID-19 pandemic struck, and in the third phase of election, the Seemanchal, Kosi, and Mithilanchal areas of Bihar will be voting tomorrow. The results of Bihar elections will be declared on 10th of November. We are here with the independent journalist Pushya Mitra, who will be talking to us about what are the issues that are important in Bihar elections this time, how are the different parties aligned, and how have people been voting in this election Bihar 2020. पुष्या मित्रा जी जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार और लेखक हैं, इनका पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। इनकी अभी तक 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि रेडियो कोसी, चंपारण 1917 और रुक्तापुर हैं। ये न्यूज़ 18, न्यूज़ क्लिक, डाउन टू अर्थ, भारत टाइम्स और 101 रिपोर्टर्स के लिए नियमित रूप से लिखते रहते हैं। इनकी किताब रुक्तापुर बिहार में पिछले कुछ सालों में की गई इनकी पत्रकारिता के अनुभवों पर आधारित है। इसमें इन्होंने पलायन, बाढ़, रोजगार के सवाल, सेहत, शिक्षा, उद्योग आदि से संबंधित स्टोरीज की हैं और उनके आंकड़े पब्लिश किए हैं। सो ये एक तरह से रिपोर्टेड स्टाइल की पुस्तक है जो अभी पिछले महीने रिलीज हुई थी। तो पुष्या मित्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन में ऐसी बात हो रही है कि ये पहले के इलेक्शन से थोड़ा अलग है इस बार का इलेक्शन, और जो शुरू में एनडीए बहुत अश्योर्ड थी कि उनको कोई ऑपोजिशन नहीं है इस बार, तो उनका शुरू का ये जो भी आश्वासन था वो थोड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि अब हमने देखा है कि मोदी जी ने ओपन लेटर लिखा है बिहार के लोगों के लिए कि इस बार नीतीश कुमार को वोट करें डेवलपमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए। और कल नीतीश कुमार ने भी अनाउंस किया कि ये उनका आखिरी इलेक्शन है। तो ये थोड़ा डेस्परेशन जैसी सिचुएशन लग रही है कि जिस स्तर पे पहले थे एनडीए, ये तेजस्वी की वजह से हुआ है? जैसे कि देखने में आ रहा है तेजस्वी की रैलियों में बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, तो क्या उससे थोड़ा डर गए हैं ये लोग, या इनको लग रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है जो अभी तक जिस तरह ये सॉलिड ग्राउंड पे थे? अब बिहार के फर्स्ट फेज, सेकंड और अभी थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन का भी थोड़ा एक लैंडस्केप अगर आप प्रस्तुत कर सके हमारे दर्शकों के लिए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, नमस्कार। गौरी लंकेश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये आपने ठीक कहा कि ये बिहार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। और अलग इस अर्थ में है कि कई सालों से जो चुनाव बिहार ही नहीं पूरे देश में होते थे, उसके मुद्दे बहुत अलग तरह के होते थे। वो संवेदनाओं पर आधारित मुद्दे होते थे। वो धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित, सांप्रदायिकता से संबंधित, हिंदू मुसलमान के विवाद से संबंधित होते थे, और उसमें एक विवादित माहौल बनता था और हम लोग उस मुद्दे पर बात करते थे। लेकिन ये हाल के दिनों में संभवतः पहला ऐसा चुनाव है जहाँ चुनाव में जो बातचीत हो रही है वो बेरोजगारी को लेकर बातचीत हो रही है, और पलायन को लेकर बातचीत हो रही है, वो शिक्षा के सवाल को लेकर बात हो रही है। तेजस्वी अपने भाषणों में कहते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हैं। तो वो आम लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे इस चुनाव में न सिर्फ विपक्ष ने उठाए हैं, बल्कि सरकार को भी उस पिच पर आकर बात करना पड़ा है और उनको उस तरह के वादे करने पड़े हैं। नौकरी का सवाल जो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना, और पहले उसको हंसी में उड़ाने की कोशिश की गई। बाद में खुद एनडीए ने रोजगार के सवाल को सामने पेश किया और कहा कि वो भी नौकरी देंगे और रोजगार भी देंगे। तो क्योंकि जनता के जीवन से जुड़े मुद्दों को लेकर इस चुनाव में बातचीत हो रही है, इस लिहाज से ये चुनाव बिल्कुल अलग है। और आपने ठीक कहा कि ए, एक डेढ़ महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि चुनाव इस तरह का होगा और चुनाव में कोई अपोनेंट पार्टी इतनी डोमिनेट कर जाएगी कि एनडीए को सोचना पड़ेगा। लेकिन वो सब कुछ बदल गया है पिछले एक डेढ़ महीने में, और उसकी कई वजह रही। पहली वजह यह रही कि पिछले एक डेढ़ साल में बिहार में लगातार ऐसी कई घटनाएं हुई जिसने बिहार के लोगों को एक तरह से सरकार के प्रति नए तरीके से सोचने के लिए विवश किया। उससे पहले हमें इस सरकार के बारे में थोड़ा सा समझ लेना होगा। ये सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के साथ ज्यादातर समय में रही,
वो पिछले 15 साल से किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार बिहार पर रूल कर रहे हैं और ये अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें नीतीश कुमार जी बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि आपको एक कंपेयर अपने आप को करना चाहिए कि जो उनकी सरकार से पहले के 15 साल थे, जो आरजेडी की तरफ से लालू जी और राबड़ी जी ने जो सरकार चलाई थी, उसके मुकाबले ये सरकार कैसी है? हम लोगों ने बहुत विकास किया है, हम लोगों ने बिहार को बदला है। ये सच है कि बिहार जब नीतीश कुमार आए थे तब बिहार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और उन्होंने उसको लेके एक व्हाइट पेपर भी पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बिहार आर्थिक रूप से बहुत बुरी स्थिति में पहुँच गया है और हम लोग इसको बदल देंगे और उन्होंने अगले 10 साल के लिए एक टारगेट भी तय किया कि हम इतना बदलाव लाएँगे। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को आज अगर नौकरी के सवाल पर, उद्योग के सवाल पर, पलायन के सवाल पर बातचीत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि बदलाव उस स्तर का हुआ नहीं है। आपने अभी मेरी किताब का जो ज़िक्र किया, मैंने इन्हीं सवालों का उसमें ज़िक्र करने की कोशिश की है। रिपोर्टिंग के दौरान मुझे ऐसे जो लोग मिले उनसे बातचीत की और संबंधित आंकड़े भी उसमें मैंने दिए। तो एक निराशा वो रही, उसके बाद तत्कालिक कई घटनाएँ ऐसी हुई। पिछले साल चमकी बुखार जो हम लोग एईएस कहते हैं, जिसे एईएस कहा जाता है, उसकी वजह से मुज़फ्फरपुर में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। उसके बाद पटना में जल-जमाव हुआ जो उस जल-जमाव के वक़्त बिहार सरकार बिल्कुल असहाय नज़र आ रही। उसके बाद बाढ़ की घटनाएँ तो बिहार में लगभग हर साल होती ही थी, इस बार भी हुई और ख़ास तौर पर कोविड के वक़्त में जो बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन हुआ और उसने बिल्कुल बिहार की स्थिति को उजागर कर दिया कि किस तरह बिहार में जो लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं है कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते वो वहाँ रह के अपना जीवन चला सकें। वो उनके साथ इस तरह की समस्या हुई कि उनको वापस पैदल या साइकिल से या ट्रकों से या जैसे-तैसे पुलिस के डंडों का सामना करते हुए अपने बच्चे, परिवार को टाँग कर वापस लौटना पड़ा। वो जो दृश्य था वो आज़ादी के और बँटवारे के बाद का सबसे भीषण और सबसे दुखद दृश्य था। उसने भी बिहार सरकार की क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर किया। कोरोना के वक़्त में भी बिहार सरकार हैंडल ठीक से नहीं कर पाई, उसके बाद बाढ़ भी आया, उसको भी हैंडल नहीं कर पाई। तो धीरे-धीरे लोगों का गुस्सा जमा होता गया और वो गुस्सा उस गुस्से की अभिव्यक्ति सबसे पहले 17 सितंबर को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है उस दिन देखने को मिला जब बिहार के युवाओं ने रोज़गार के सवाल पर आंदोलन किया और उस दिन थाली बजाई उन्होंने और कहा कि हमें रोज़गार चाहिए। तो ये रोज़गार का गुस्सा नहीं था, बिहार के युवाओं का गुस्सा था जो हर तरह की परेशानियों से नाराज़ था। तो उसके बाद से स्थितियाँ बदलनी शुरू हुई और नौकरी का सवाल तो निश्चित तौर पर है क्योंकि बिहार में अभी सरकारी नौकरियों के 4.5 लाख पोस्ट खाली हैं और सरकार युवाओं को बेवकूफ़ बनाते रह रही है। तो वो सारे ये तमाम जो गुस्से वाली बातें थी, वो जमा होती चली गई। और उसने फिर बिहार चुनाव के पूरे सीन को बदल दिया और तेजस्वी यादव जो राजद के बड़े नेता हैं, वो उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा, उनकी टीम ने पकड़ा और उन्होंने सीधे घोषणा की कि हम तो सरकार में आते हैं तो 10 लाख नौकरियाँ। इस बीच में महागठबंधन का अपना मतलब उनके उनके उनका गठबंधन भी ठीक से बन गया और उनको एक अपर एज मिल गया। और यहीं से तेजस्वी की शुरुआत हुई। इसमें एक भूमिका जो मुझे लगती है, वो बड़ी भूमिका है इसकी बिहार के लेफ्ट पार्टीज़ की जिसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में बिहार की लेफ्ट पार्टी ही असल गेम चेंजर है। क्योंकि लेफ्ट पार्टीज़ बिहार में ज़मीन पर लोगों के साथ बहुत मजबूत रही है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो किसी बड़े गठबंधन के साथ नहीं रहती है, कई सालों से नहीं रह रही है। इसलिए वो उनका जो समर्थकों का बेस है, वो उनको वोट चुनाव में नहीं करता है। इस बार उन्होंने जो अमूमन लेफ्ट पार्टीज़ अलग-अलग सवालों की वजह से राजद से दूरी बना के रखती थी, इस बार उन्होंने तय किया कि वो राजद के साथ जाएँगे और राजद के साथ जाने का उनका ये फैसला इतना लाभकारी हुआ कि फर्स्ट फेज़ में महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिल गई। उनके रैलियों में जो भीड़ उमड़ती थी, उसमें लेफ्ट पार्टियों के लोगों की बड़ी संख्या हुआ करती थी और इससे राजद को भी मजबूती मिली, महागठबंधन को भी मजबूती मिली और मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टीज़ को भी इस बार ठीक-ठाक सीटें आएँगी और उनकी राजनीति में एक तरह से वापसी हुई। तो ये सारे बदलाव जो हुए वो इस चुनाव को ख़ास बनाते हैं।
पहले चरण में इसमें महागठबंधन को एज मिला। दूसरे चरण में कई जगह लेफ्ट पार्टी उतनी मजबूत नहीं रही और कई दूसरे वजह भी थे। धीरे-धीरे वो चुनाव हमारा मुद्दे के साथ-साथ कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ भी गया। तो बराबरी का मुकाबला रहा। अब थर्ड फेज है, जिसमें 2 चरणों के हिसाब से हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, जो पत्रकार हैं यहाँ कहते हैं कि महागठबंधन को 15 से 20 सीटों की बढ़त कम से कम है। और थर्ड फेज में अगर महागठबंधन इसी स्प्रिट से चुनाव लड़ता रहा और एनडीए को थोड़ा-सा भी दबाने में कामयाब रहा तो महागठबंधन बहुमत के करीब पहुँच सकता है। आपने अभी कहा कि लेफ्ट पार्टियों की वजह से काफ़ी हद तक उन्हें वो मोमेंटम गेन करने को मिला महागठबंधन को। तो मेरा अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि पहले महागठबंधन में 2019 इलेक्शन में सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। लेफ्ट पार्टियां भी जुड़ी हैं इस बार, तो क्या बदला है कि लेफ्ट पार्टीज को लगा कि हम महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं? और जैसा कि बोला जा रहा है कि कास्ट और क्लास को जोड़ के आगे बढ़ाने और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स और इलेक्शन की बात हो रही थी, क्या ऐसा कुछ है? और इससे कितना चेंज दिखा है, दिखेगा, इलेक्ट वोट्स में ट्रांसलेट होगा? क्या लग रहा है आपको? दरअसल पिछले कुछ सालों में 15-20 सालों में बिहार में ऐसी घटनाएँ हुई जिसके कारण लेफ्ट और आरजेडी के बीच में दूरी दूरी डेवलप हुई। जैसे सीवान में एक कम्युनिस्ट लीडर थे, यूथ कम्युनिस्ट लीडर थे चंद्रशेखर, उनकी हत्या हुई। इसमें आरजेडी के एक सीनियर लीडर का नाम था सामने आया। और उसी तरह से पूर्णिया में भी एक लेफ्ट पार्टी के लीडर की अजीत सरकार की हत्या हुई। हालाँकि उसमें जिसका नाम आया वो अभी आरजेडी के साथ नहीं है। लेकिन इन सारी घटनाओं की वजह से ऐसा लगा कि उस स्ट्रगल में आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी बढ़ गई है और बार-बार जब भी ऐसा मौका आता था कि ये दोनों पार्टियाँ एक साथ आएँ, तो यही बात सामने आती थी कि क्या हम चंद्रशेखर को भूल जाएँ? तो वो सवाल उनके सामने रहता था। लेकिन इस बार चूँकि इन लोगों ने देखा कि लगातार बँटे रहने के कारण राइट विंग पार्टियाँ ज़्यादा डोमिनेट हो रही हैं। अगर राइट विंग को रोकना हो, अगर पूंजीवादी ताकतों को रोकना हो, अगर देश से सांप्रदायिकता को रोकना हो, तो एक साथ मिलना होगा। मुझे लगता है कि इस वजह से इन इन लोगों ने जो पुराने मतभेद थे उनको छोड़ छोड़ दिया और एक साथ आए। और क्योंकि लेफ्ट पार्टीज़ जो बिहार में हैं, इनकी अच्छी पकड़ है जिन-जिन इलाके में ये हैं। ये अलग बात है कि चूँकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमेशा अलग-थलग रहते हैं, तो जब चुनाव होते हैं, तो इनके जो अपने समर्थक हैं, वो इनको वोट नहीं देके किसी और को वोट देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लेफ्ट गवर्नमेंट में नहीं आ पाएगी। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि लेफ्ट पार्टीज़ ने मतलब मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल हुई है, तो उनका जो अपना ये है, लोगों के बीच में उनका उनकी जो पकड़ है और उनके जो अपने समर्थक हैं, वो बहुत खुल के, बहुत एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहे हैं महागठबंधन को और खास तौर पर फर्स्ट फेज में उन इसका बड़ा लाभ उनको मिला। तो इसी से कन्हैया कन्हैया कुमार जो थे 2019 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत नहीं पाए। इस इलेक्शन में उनका क्या भागीदारी रही है, रोल रहा है, उन्होंने कैंपेनिंग की है कि नहीं? ज़्यादातर हमारे जनरली लोगों को लेफ्ट से स्पेशली यूथ में उनकी तरफ आकर्षण है और वो जानना चाहेंगे कि कन्हैया कुमार का कितना पार्टिसिपेशन रहा और कैंपेनिंग में या जो चीज़ें, क्योंकि इतना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और गठबंधन है इलेक्टोरल लेवल पे, क्या ये ग्राउंड लेवल पे भी पार्टी केडर और उन सब में आरजेडी और अलग-अलग पार्टियों के बीच में अच्छी तरह समन्वय हो रहा है कि नहीं? जो फील्ड में दिखता है एज़ अ जर्नलिस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि जो तेजस्वी की रैलियाँ हैं, उसमें शुरुआत में लेफ्ट के बहुत समर्थक आते थे। वो अपना झंडा भी लेके आते थे। और इसको इसको लेके बीजेपी ने बाद में ये कहने लगा कि नक्सली लोग आने आ रहे हैं और नक्सलाइट आ रहे हैं। तो बाद में लेफ्ट पार्टी के समर्थक अपना झंडा लेके आना बंद कर दिए। लेकिन रैलियों में जो भीड़ शुरुआत में उमड़ रही थी, खास तौर पर जो ये भोजपुर का इलाका था, वहाँ उनकी मजबूत पकड़ है, तो वहाँ लेफ्ट के लोग काफ़ी थे। और उसने एक मोमेंटम क्रिएट किया कि तेजस्वी के रैलियों में इतनी भीड़ उमड़ रही। कन्हैया कुमार का जहाँ तक सवाल है, वो भी मुझे लग रहा है कि इस बार मतलब पार्टी के साथ मिलकर और कॉम्प्रोमाइज़ करके चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और खूब एक्टिव भी हैं।
और थोड़ा अपने आप को उन्होंने अंडर प्ले किया है, क्योंकि हम्म। पीछे 2019 के चुनाव में तेजस्वी को कन्हैया कुमार के बड़े व्यक्तित्व की वजह से कुछ परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा अपने आप को अंडर प्ले किया है। लेकिन वो एक्टिव है, जहाँ जहाँ उनकी जरूरत होती है वहां वो जाते हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को छोड़ दिया है कि वो बड़े हैं या तेजस्वी बड़े हैं। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी के तहत वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस की जहां तक बात है, वो कई कई बार कांग्रेस थोड़ी अलग दिखती है, लेकिन लेफ्ट और आरजेडी में ठीक ठाक, खासतौर पर सीपीआई एमएल जो है उसका ठीक ठाक तालमेल चल। अ, अच्छा, तो अ, जैसा कि कहने में आ रहा है और दिख रहा है कि दिखता भी रहा है कि बिहार में ज्यादातर इलेक्शंस कास्ट बेसिस पे होते हैं। लोग जाति के बारे में सोच के वोट डालते हैं और हमेशा पोलराइज्ड और पार्टी लॉयल्टीज के बेसिस पे होता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ये चुनाव सबसे अलग तरह का चुनाव है और इस बार इशू बेस्ड इलेक्शन हो रहा है। लोग मुद्दों की बातें कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे पहले भी रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड से लेके माइग्रेंट वर्कर्स का इशू रहा है, हेल्थ का बहुत बड़ा 1 साल से जो चीजें हो रही है ये सब बड़े इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं। तो क्या ये सारे मुद्दे प्रोमिनेंस ले पाए हैं? जैसे अभी रिसेंट में जो कोविड और माइग्रेंट वर्कर्स का, प्रवासी कार्मिकों का जो बहुत बड़ा इशू था, और क्योंकि ये ज्यादातर लोग यूपी और बिहार से आते हैं, बहुत भारी संख्या में बिहार से आते हैं और बहुत सारे वापस आए और अब फिर वापस अपने अपने काम की जगह पे वापस चले गए हैं। तो क्या ये इशू बन पाया है और इस इशू की वजह से मतलब पार्टीज ने भी ध्यान दिया है और उस लोगों ने भी उस बेसिस पे वोट किया है? आपको क्या लगा इस बार आपके चुनावी दौरों से? ये इलेक्शन शुरू हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर, लेकिन धीरे धीरे पार्टियों को कैंपेन करते वक्त समझ में आया कि गरीब लोगों का भी एक गुस्सा है, जो कोविड में उनको अकेले छोड़ दिया गया। ये सिर्फ माइग्रेंट लेबर का ही मसला नहीं है, ये उन लोगों का ही मसला है जो बिहार में शहरों में और गांवों में रहते थे, रह रहे थे उस वक्त में। और जब सरकार खूब प्रचार कर रही थी कि हर आदमी के अकाउंट में 6-6 हजार रुपए डाले जा रहे हैं और राशन दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि घरों में बंद कर दिया गया था। ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन लोगों ने कहा कि ये हमारे लाइफ का सबसे बुरा वक्त था और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो ये गुस्सा उनका था। तो धीरे धीरे फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी समझना शुरू किया कि ये बड़ा इशू है, तो उन्होंने उसको हाईलाइट करना शुरू किया। तो ये भी इशू हुआ और कई तरह के इश्यूज हुए। हालांकि इसके ये इशू बहुत प्रोमिनेंटली सामने आए और इस पर खूब बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता है कि इस बार के इलेक्शन में कास्ट कहीं नहीं है। कास्ट है, महागठबंधन के सपोर्ट में कास्ट का बड़ा रोल है जो फील्ड में दिखता है। खासतौर पर आरजेडी के समर्थक जो जातियां हैं, बहुत एक्टिवली इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो बहुत एग्रेसिवली हर जगह नजर आती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कास्ट का रोल नहीं है। और इवन कि एनडीए में भी जो कई जातियां इन मुसीबतों को झेलने के बावजूद एनडीए के साथ बनी हुई है, तो कास्ट तो है ही, कास्ट खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इशू पर बात हुई और मतलब 2019 में और 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें ज्यादातर पुलवामा या सांप्रदायिकता और हिंदू मुसलमान इस इशू पर बात होती थी। इस बार दोनों धड़ों को इशू कोर इशू पर बात करना पड़ा। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ और इंडस्ट्रीज, इन सारे सारे सवालों का जवाब भी एनडीए को देना पड़ा और महागठबंधन भी पूछती ही लगातार। ये इस चुनाव की एक खूबी मुझे लगता है कि है। तो आपको क्या लगता है क्या बदल गया है 2019 से अभी नवंबर 2020 में? लोगों की अपेक्षाएं बदल गई हैं क्या? लोगों को अब लगता है, या वो ऐसे क्राइसिस पॉइंट पे पहुंच पहुंच गए हैं कि उन्हें लगता है कि अब हमें इस मुद्दों पे ही सरकार को भड़काना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा? मतलब पार्टियां तो पार्टियां, आपको लग रहा है कि लोगों में भी बहुत बदलाव, कुछ बदलाव आया है 2019 से लेके अब तक? लोगों में बहुत बदलाव आया है। 2019 का इलेक्शन जो था वो लोगों को लगता था कि ये दिल्ली का चुनाव है और ये उनके बिहार का चुनाव है।
और 2019 से 2020 के बीच में मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एक मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत हुई, फिर उसके बाद पटना का फ्लड हुआ और लगातार जो फ्लड आते रहे और कोविड, ये 3-4 इशू बिहार में जो ये घटनाएं हुई, इन घटनाओं ने लोगों को बहुत परेशान किया और ये मानने पर विवश कर दिया कि नीतीश कुमार अब काम नहीं कर पा रहे। तो प्राइमरीली गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ था। ये बहुत टैक्टिकली बीजेपी ने अपने आप को इससे विथड्रॉ किया, बल्कि बीजेपी और उसके दूसरे सपोर्टरों ने कोशिश की कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा है बिहार के लोगों में, उसका इस्तेमाल करके जब 1 डेढ़ महीने पहले उनको लग रहा था क्लीन स्वीप वो करेंगे, तो उन्होंने नीतीश कुमार को डाउन साइज करने की कोशिश की और बहुत सारी तिकड़में की। तो यही बीजेपी मात भी खा गई। तो लेकिन गुस्सा था और बहुत डेलिबरेटली वो गुस्सा बीजेपी ने नीतीश कुमार पर डाल दिया और वो गुस्सा अभी भी लोगों में नजर आता है, खासतौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ। अभी ये थर्ड फेज के इलेक्शंस हैं जो कि मुख्य तौर पे सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल एरिया के हैं और अराउंड 70 ज्यादातर बॉर्डर सीट वाला एरिया है। हाँ बॉर्डर एरिया और शायद काफी बाढ़ग्रस्त एरिया भी है, काफी फ्लड में हाँ हमेशा इस एरिया flooded। में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ यहाँ के मुद्दे अलग हैं कि वही सेम मुद्दे हैं जो बाकी जगह पे हैं। क्या ये बाढ़ आना भी जो बिहार हर साल भुगतता है, क्या ये इलेक्शन मुद्दा बना है, बन पाएगा और क्या पार्टीज उसे एड्रेस कर रही हैं? थोड़ा आप इस एरिया के बारे में अगर बता सकें तो। इस बार जो इलेक्शन लास्ट फेज का होने वाला है वो मतलब पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ कह सकते हैं बिहार का। वो चंपारण से लेके यहाँ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट तक एक्सट्रीम नॉर्थ नॉर्थ नेपाल से सटी हुई पट्टी है और ज्यादातर वहाँ ही हो रहा है। उसमें जरूर सीमांचल के इलाके में कुछ ज्यादा इलाका है, लेकिन इसके साथ साथ मिथिलांचल और चंपारण के इलाके में भी बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वो सारे वहाँ हो रहे हैं। नेपाल से सटा होने के कारण नेपाल से जो भी नदियां आती है और उनके वजह से वहाँ बाढ़ बहुत आता है। हालांकि बाढ़ इससे पहले जो इस फेज में हुआ था वहां भी बाढ़ की समस्या रही है। तो पूरा नॉर्थ बिहार ही एक तरह से बाढ़ग्रस्त रहता है और बाढ़ की वजह से ही इस पूरे इलाके में माइग्रेशन की भी परेशानी होती है, क्योंकि हर साल उनकी जो फसल है वो डूब जाती है और उनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं। तो ये बड़ा इशू उस इलाके में है। हालांकि बाढ़ को ठीक से मैनेज नहीं किया गया इसलिए प्रॉब्लम है और कई उसके दूसरे भी मसले हैं जिसमें हम लोग अभी विस्तार से नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये इशू जरूर है। और इस इशू को खास तौर पर साउथ बिहार और पटना के में बैठे लोग ठीक से समझ नहीं पाते और पूरे नॉर्थ बिहार को एक तरह से वो लोग इग्नोर करते हैं। नॉर्थ बिहार में गरीबी भी बहुत ज्यादा है और इस पूरे इलाके में मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं दलित जातियां और मुस्लिम जातियां बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में, मुसहर जाति जो कहते हैं वो भी है। तो ये सारा इशू है इस बार के चुनाव का। तो लेकिन हालांकि पार्टियां इस बार इस पर बात कर रही है, लेकिन वो बात मुझे बहुत गंभीर नहीं लगती है, क्योंकि उनका अपना ही अध्ययन वैसा नहीं है कि इस इलाके की समस्या को कैसे हैंडल किया जाए। वो मतलब सरसरी तौर पर बातचीत हो रही है, तो बहुत गंभीर बातचीत नहीं लग रही है, लेकिन बात हो रही ओके। आपने जिक्र किया दलित और मुस्लिम बहुल एरिया है ये। तो एआईएम ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं बिहार में और एआईएम का बीएसपी और आरएलएसपी के साथ गठबंधन में है। तो इसका ये जो थर्ड फ्रंट है, आपको क्या लगता है कि ये कुछ फैक्टर होगा इन इस थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस में? और एआईएम क्या रोल प्ले करेगा? लोग कह रहे हैं ये बीजेपी की बी पार्टी है, बीएसपी पे भी ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं है। तो अगर आप इन तीनों पार्टियों के बारे में कुछ बता पाएंगे और क्या आपको लोगों के बीच जाके लगा कि क्या पैठ है इनकी और क्या प्रोजेक्शन होंगे इन पार्टीज का इस एरिया में? है। देखिए ये तीनों पार्टियां जरूर एक साथ रही हैं, लेकिन बीएसपी का कोई असर दिखता नहीं है फील्ड में। आरएलएसपी जो कि बिहार की पार्टी है, उसका असर कई सीटों पर दिखता है और जहां आरएलएसपी का असर है वो एक तरह से एनडीए को डैमेज कर रही है। डैमेज और कर। हाँ, क्योंकि एनडीए में खासतौर पर जेडीयू की जो का जो अपना वोट बेस है, वही वोट बेस इनका भी है आरएलएसपी। तो वो जहाँ भी हैं वहाँ वो एनडीए को डैमेज कर रही है। और रही बात इनकी
एआईएम की। तो एआईएम मुख्य रूप से किशनगंज, अररिया के 2 जिलों में और पूर्णिया जिले और कटिहार में थोड़ा बहुत एक्टिव है। तो इन 4 जिलों में जो इनकी गतिविधि है, वो क्योंकि इन खास तौर पर इन 3 जिले में अररिया, किशनगंज और कटिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 50 टू 75% है, जो मुझे लगता है कि शायद देश में कहीं और ना हो। तो वहाँ मुझे लगता है कि एआईएम अपना बेस बनाना चाहती है। इस बेस बनाने की कोशिश में उसे बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस इलाके में मैंने जो घूम के देखा तो उन्होंने 2 चीज़ों पर फ़ोकस किया। एक ऐसे यूथ जो पॉलिटिकली एस्पिरेंट हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे यूथ को उन्होंने टिकट दिया और अपना वर्कर बनाया। और उनको जब लगा कि उनको सम्मान मिल रहा है, तो वो उनके साथ जुड़ गए। तो ऐसे यूथ कई जगह खड़े हैं। और इसके साथ-साथ दूसरा क्या किया कि वो उस ढंग से मुसलमानों के सवाल पर बात करते हैं, जो आम मुसलमानों को बहुत टच करता है। तो उसका भी असर है। तो क क्षेत्र में ख़ास तौर पर ऐसे युवा जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और चूँकि देश में एक तरफ रेडिकल माहौल बन ही रहा है, तो उसके खिलाफ जो कई युवाओं को ऐसा लगने लगा है कि एआईएम ठीक ही बात कर। और इसके अलावा एक बहुत रोचक बात ये है कि लोगों ने बताया और मेरी भी जो बातचीत हुई गाँव की महिलाओं के बीच में भी एआईएम बहुत पॉपुलर हुआ है। और लेकिन उसमें एक बात तो ये ज़रूर है कि क्या वो कितना प्रभावित कर पाता है। इधर हाल के दिनों में ऐसा भी सुनने में आया है कि एआईएम का असर थोड़ा कम हो रहा है। ख़ास तौर पर महागठबंधन के क्रेज़ को देखते हुए। और एक बात ये है कि जो इस इलाके में पढ़े-लिखे लोग हैं और बुज़ुर्ग हैं, वो एआईएम के संपर्क में नहीं। और वो अंतिम समय में हो सकता है कि अपने युवाओं को समझा लें और उनको कहें कि अभी की ज़रूरत ऐसी है कि महागठबंधन को वोट दिया जाए। तो वो उनके प्रभाव में आ सकते हैं। लेकिन अभी तो असर दिख रहा है। कम से कम 4-5 सीटों पर तो उनका सीरियस असर। एक सवाल जो हमारे पास अभी आप बात कर रहे हैं यूथ की, तो हमसे किसी ने सवाल पूछा है कि फ़ोकस बहुत सारा है यूथ पे इस बार इलेक्शन में कि लेकिन क्या वो एक फैक्टर बन पाएगा वोट स्विंग करने में? और क्या वो ये कास्ट के बैरियर और जो भी गणित चलता है, क्या उसको उस पे असर दिखा पाएगा? जैसे तेजस्वी यादव भी बार-बार अपनी रैलीज़ में बोल रहे हैं कि अब इनका टाइम हो गया है, अब युवा को चांस देना चाहिए। और बहुत सारे क्योंकि मुद्दे भी ऐसी हैं, बहुत सारे युवा भी हताश हैं बिहार में एजुकेशन की हालत को लेके, जॉब्स ना मिलने की हालत को, माइग्रेंट वर्कर्स के भी जो इश्यूज़ हुए हैं। तो जहाँ हम इश्यूज़ को भी देखें और जो जो अफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे, काफ़ी युवा की इसमें संख्या है और इसीलिए पार्टीज़ का भी फ़ोकस शायद उस तरफ बढ़ा है। तो क्या ये स्विंग कर पाएगा वोट्स को और कुछ नया बदलेगा, चेंज आएगा, आपको कुछ लगता है इससे? दरअसल जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ, मैंने महसूस किया है कि बिहार में एक डिवाइड धीरे-धीरे बन रहा है। वो है एक ट्रेडिशनल जो मैच्योर लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उनका और एक यूथ क्लास का। क्योंकि जो जिनकी उम्र 30 या 35 ईयर से अधिक है, उन्होंने ज़रूर लालू जी का पीरियड देखा है। लेकिन जो अभी यूथ है 18 ईयर से 30 ईयर के बीच के, उन्होंने लालू जी का पीरियड नहीं देखा है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो क्या दिक्कतें हो सकती है। तो वो उनको लगता है कि ये बदलाव बिहार में ज़रूरी है और एक यूथ सरकार होनी ज़रूरी है और नौकरियों के सवाल ने उनको प्रभावित किया है। तो जिन इलाकों में जिन परिवारों में ऐसे वोटर हैं, जो मतलब ट्रेडिशनली माने जाते हैं एनडीए के समर्थक हैं, उसमें भी कई युवा ऐसे आपको मिल जाएँगे, जो नौकरी के सवाल पर महागठबंधन के साथ नज़र आते हैं। हालाँकि बहुत बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की भी है जो थोड़ा-सा एनडीए के हिंदुत्ववादी विचार से प्रभावित होते हैं, खासतौर पे सवर्ण तबके में। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसे युवा भी बहुत मिलते हैं, जो नौकरी के सवाल पर महागठबंधन के साथ नज़र आए। तो ये तो बदलाव नज़र आ रहा है। अ, अच्छा। इस इलेक्शन में एक नई पार्टी भी आई है प्लूरल्स, जिसका सोशल मीडिया पे भी बहुत प्रभाव दिखाई दे रहा है।
और काफ़ी जगह उनके आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, तो एक तरह से लोगों को थोड़ा जिज्ञासा है उनके प्रति कि क्या है, एकदम से नई सी पार्टी आई है और जो उसकी लीडर भी हैं वो एक महिला हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, क्या उनका कुछ प्रभाव दिखाई दिया या कुछ उनका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, कुछ कमिटमेंट है, अ, मतलब उनकी तरफ से है या ग्राउंड पे कुछ दिखाई दिया, कुछ असर दिख रहा है उनका, ये जो नई पार्टी आई है? नई पार्टी जो प्लूरल्स बिहार में अभी एक्टिव हुई है, उसको जो मैंने शुरुआत से ही देखा है, मुझे एक वो पार्टी पॉलिटिकल प्रोडक्ट के रूप में नजर आती है। जैसे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं एक ब्रांड बना के, तो वो एक तरह से एक लड़की को एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया गया सीएम कैंडिडेट के रूप में सीधे, और उसकी बिल्कुल उस तरह से लॉन्चिंग हुई जैसे कोई ब्रांड किसी अपने उत्पाद की लॉन्चिंग करता है, और सीधे वो आई। उसके पीछे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक बहुत बड़ी पीआर एजेंसी है जो रिसर्च भी करती है और उनको फिर गाइड भी करती है और फिर उस हिसाब से एक्ट भी करती है। ऐसा भी काफ़ी है। जो उस पार्टी के मतलब अध्यक्ष हैं शायद अनुपम सुमन, वो बिहार में पटना में नगर निगम के कमिश्नर रह चुके हैं। उनको पिछले साल पटना फ्लड के समय में बिहार सरकार ने बर्खास्त किया था। तो वो भी हैं, और इसके साथ-साथ पैसा भी जैसा दिखता है कि वो काफ़ी महँगी गाड़ियों से चलते हैं वो लोग, और इन्होंने अलग-अलग तरीके के ऐसे कैंडिडेट ज़रूर चुने, जिनकी छवि अच्छी है, थोड़ी बहुत उनकी क्रेडिबिलिटी है। ऐसे कैंडिडेट उन्होंने ज़रूर हर जगह चुने हैं। वो लेकिन उनके साथ-साथ चुनाव लड़ने का पैसा भी वो उनको दे रहे हैं। तो 2 चीज़ें मेरी समझ में आई। एक तो वो पूरे किसी पॉलिटिकल ब्रांड की तरह ही बिल्कुल नई चीज़ बिहार में हुई कि चुनाव को एक अम, पीआर एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी के फंडे के रूप में एक पार्टी ने उतारा, और फिर उसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया और एक छवि के रूप में पेश करने की कोशिश की कि हम लोग स्वच्छ छवि वाले ईमानदार लोग। लेकिन इनका कोई स्ट्रगल नहीं, और जो ये मिस करते हैं, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में ऐसे कई मौके आए जब उनको, अगर वो पॉलिटिकली बहुत इच्छुक थे तो उनको स्ट्रगल करने की, खास तौर पर जो मैंने पहले कह चुका हूँ उसको बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं नहीं तो इस कोरोना पीरियड में ही, उससे पहले ही वो लॉन्च अपने आप को कर चुके थे। कोरोना पीरियड में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मज़दूरों की मदद की हो या गरीब लोगों की मदद की हो। वो सिर्फ़ वो एक छवि के आधार पर और उस छवि के मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव लड़ने आए थे, और ऐसा हुआ भी कि बिहार के वोटर थोड़े इस मामले में मैच्योर हैं, तो उन्होंने बहुत रिस्पॉन्स उसको उनको दिया। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सीट पर उनके बहुत गंभीर दावेदारी है। एक और सवाल है मेरा कि कुछ महीने पहले जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ था, उन्होंने आत्महत्या की थी और काफ़ी मीडिया की तरफ से और रूलिंग पार्टी की तरफ से ये कोशिश रही कि इस मुद्दे को बिहार इलेक्शन तक बनाए रखा जाए, और यही कयास लग रहे थे कि इसको भुनाया जा रहा है बिहार इलेक्शन के लिए ही और राजपूत वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ही। तो अब बिहार इलेक्शन आ गए हैं, खत्म होने वाला है कल, तो आपको क्या लग रहा है, उसका कुछ असर दिखा? क्या बीजेपी और जो मीडिया की ये इतनी भारी कोशिश थी कि उन्होंने जनता को इतना सताया सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेके, सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती के मुद्दे को लेके, क्या बिहार के वोटर्स के लिए ये कोई मुद्दा था कि नहीं? मैं पहले मैं ये नहीं कहूँगा, पहले इस मुद्दे पर बात करूँगा कि जो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी, वो कैसी थी और उसका रिजल्ट क्या हुआ। हम लोग बाद में बात करेंगे कि वो क्यों, ये कितना सही था या कितना गलत था। दरअसल बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि इसे एक इमोशनल मुद्दा बनाया जाए और इमोशनल मुद्दे के आधार पर बिहारी लोगों को मतलब इमोशनल करके एक चुनाव जीता जाए। क्योंकि हम लोग को याद आ रहा है कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने एक इशू बनाया था, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनका डीएनए खराब है, तो डीएनए को लेके उन्होंने एक इशू बनाने की कोशिश की थी। अब वो कितना कारगर रहा, लेकिन ये जरूर हुआ कि उनको जीत मिली नीतीश कुमार को। तो इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई थी। वो एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली हो गया। वो थोड़ा लेट से होता तो हो सकता है उसका कुछ असर दिखता। इतना अर्ली हो गया कि 3 महीने तक एक चैनल को लगातार वही उसी की से संबंधित खबरें चलानी पड़ी लगातार, और इतने वो खबरें चली कि लोग ऊब गए।
और लोगों को धीरे-धीरे समझ में आ गया कि ये फालतू इश्यू है और बिहार में तो इश्यू नहीं बन पाया, बनते-बनते रह गया। इसका नुकसान उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ इसकी वजह से माहौल बनने लगा, जैसी मेरी जानकारी है कि महाराष्ट्र के लोगों को लगने लगा कि बीजेपी जो है बिहार चुनाव की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम कर रही है और इसकी वजह से ठाकरे और उनकी पार्टी मजबूत हुई लगा। तो उसके बाद धीरे-धीरे बीजेपी ने इस मुद्दे से अपना हाथ खींच लिया और ये मुद्दा खत्म। ये मुद्दा बिल्कुल एक पॉलिटिकल साजिश थी और ये बिल्कुल गलत गलत तरीका है चुनाव के समय में इस माहौल को ऐसे माहौल को क्रिएट करने का, क्योंकि लोग भावनात्मक रूप से तो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी हुई, खास तौर पर रिया चक्रवर्ती की मानसिक स्थिति का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तनाव से उस लड़की को गुजरना पड़ा होगा। इसके साथ-साथ बेवजह बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों को परेशान, बदनाम और उनको एक तरह से हरास किया गया। ये एक बिल्कुल हरासमेंट है। पता नहीं अभी अर्नब गोस्वामी जी एक मामले में जेल गए हैं, तो वो मामला तो जो है उसका फैसला होगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी और दूसरे मीडिया चैनलों ने जो पिछले सुशांत सिंह राजपूत मामले की वजह से कई लोगों को मेंटली हरास किया है। ये मुकदमा कब चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो है बिहार में, कहा जा रहा है कि सेकेंड फेज में जहाँ-जहाँ इलेक्शन हुआ, वहाँ उनका इम्पोर्टेंस था। तो और क्योंकि वहाँ एनडीए का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट में, जो भी कॉम्बिनेशन है जेडीएस और जेडीयू और बीजेपी का, तो उसका कितना असर आपको दिखा और कितना ट्रांसलेट होगा इस इलेक्शन में, सेकेंड फेज के इलेक्शन में? दरअसल बिहार की राजनीति ऐसी रही है, जो हम लोग इतिहास में जाते हैं, तो पहले बिहार में सवर्ण पार्टियों का रूल रहता था। 1934 से ही हालाँकि 2 बैकवर्ड कास्ट यादव 3 बैकवर्ड कास्ट यादव, कुर्मी और कोयरी, तीनों एकजुट हुए और इन्होंने फॉरवर्ड राजनीति के दबदबे को तोड़ने की कोशिश की और वो लगातार कोशिश चलती रही और 70s 80s के समय में उन्होंने इसको एक तरह से ब्रेक कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे बिहार की राजनीति से सवर्णों का असर खत्म हुआ और ये जो बैकवर्ड कास्ट 3 थे, ये हावी हो गए। लेकिन जो अदर बैकवर्ड कास्ट जिनको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, अ, ये जो बिखरे हुए हैं और इनका कोई इस तरह से वोट बैंक नहीं बन पाया। ये अभी भी बिहार की राजनीति में बहुत मजबूत नहीं हो पाए हैं और इसकी वजह से बार-बार ये बात उठती है कि ये लोग एक रोल अदा कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने इनको अपने पक्ष में करने के लिए कई तरह की योजनाएँ बनाई, कई तरीके से उनको लाभान्वित करने की कोशिश की और धीरे-धीरे ऐसा ज़रूर हुआ कि वो नीतीश कुमार के पक्ष में एकजुट हो गए। उसमें एक बड़ी जाति है मल्लाहों की, निषाद जाति कहते हैं जो पानी से जुड़े काम, नदियों से जुड़े काम में रहते हैं। तो उसके नेता हुए मुकेश सहनी, वो भी धीरे-धीरे मजबूत हुए। वो अभी एनडीए के साथ हैं। तो एक तरह से इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट एनडीए के साथ इस बार मजबूती से दिख रहा है। उसमें ये ज़रूर हुआ है कि बहुत सारे लोग जदयू से छिटक के बीजेपी के समर्थक होते चले जाते हैं। ये बदलाव ज़रूर हुआ, लेकिन वो हुआ है। लेकिन इसमें से कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जो इस बार 20-30% महागठबंधन को समर्थन दे रही है। रेस्ट एनडीए की तरफ है। तो ये एक मजबूत फैक्टर है और ये लोग आसानी से थोड़ा-सा हिंदुत्ववादी भी इनका नज़रिया रहा है। हालाँकि दिलचस्पी है कि बिहार में जो महागठबंधन के साथ यादव जाति है, उनका भी हिंदुत्ववादी अप्रोच रहता है और कहा जाता है कि 2019 के इलेक्शन में यादव जाति के बड़े वोटरों ने ज़्यादातर बहुत बड़ी संख्या में वोटरों ने बीजेपी को वोट किया है। तो वो है कि धीरे-धीरे एक हिंदुत्ववादी ग्रुप तैयार हो रहा है जदयू की मदद से बीजेपी का बिहार में। इस चुनाव में भी उसका असर है। एटलीस्ट शुरुआती फेज में ऐसा दिख रहा था कि बीजेपी भी थोड़ा नीतीश कुमार को किनारे करके अपना कैंपेनिंग कर रही थी और नॉट जस्ट डाउन प्ले नहीं, मतलब कहीं-कहीं अगर स्टेज भी शेयर कर रहे थे पीएम मोदी और नीतीश कुमार, तो थोड़ा उनको किनारे रख के उनकी बात नहीं कर रहे थे, उनकी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे थे, जो उन्होंने जो भी किया है। तो फ़ोकस ये था कि शायद बीजेपी भी यही ताक में थी कि हम जेडीयू से अलग होके अपना ही बेस बनाएँ और
एटलीस्ट शुरू में ऐसे कैलकुलेशंस आ रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम हो रहा है, शायद तेजस्वी यादव की हवा देख के अब वो लोग साथ साथ थोड़ा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा साथ मिलके कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी इस स्टेज पे थर्ड फेज में आके अब जो थोड़ा जॉइंट एफर्ट दिखा रहे हैं, क्या उसकी वजह से कुछ बदलेगा? अब तो खैर आज आखिरी दिन है, कल ही देखिए, बिहार में बीजेपी पिछले 35 साल से एक्टिव है और ठीक-ठाक तरीके से एक्टिव है। कभी इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ती है, कभी जेडीयू के साथ मिलके लड़ती है या कभी दूसरी पार्टियों के साथ मिलके लड़ती है। लेकिन 35 साल एक्टिव रहने के बाद जो आज पूरे देश में बीजेपी का बोलबाला है, वो बिहार में अभी तक नंबर 1 या क्या नंबर 2 पार्टी भी नहीं बन बन पाई। ये बीजेपी का सबसे बड़ा फेल्योर है और बीजेपी चाहती है कि यहाँ वो नंबर 1 पार्टी बने। ये कोशिश उनकी रही है और उनके समर्थक भी चाहते हैं कि बहुत दिनों तक नीतीश कुमार के पीछे रह के उनको बड़ा भाई मान के सरकार चला लिए, अब वो फ्रंट में आना चाहते हैं। इस बार जब उनको शुरुआती संकेत ऐसे मिले कि इस बार वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की प्लानिंग की कि किसी तरह से नीतीश कुमार के की सीटें बीजेपी से कम हो जाए। इसके लिए उन्होंने पहले लोजपा को अलग किया और लोजपा ने तय किया कि वो जेडीयू के सारे कैंडिडेट जहाँ-जहाँ होंगे वहाँ-वहाँ वो चुनाव लड़ेगी। लोजपा में बड़ी संख्या में बीजेपी के लीडर भी शामिल, एक स्ट्रेटजी रही ये रही। उसके बाद फिर पीएम मोदी ने भी इग्नोर करना शुरू किया नीतीश को, ताकि कोशिश उनकी यही थी कि नीतीश डाउन साइड हो, भले नीतीश कुमार सरकार में शामिल रहे, लेकिन लीड रोल में बीजेपी आ जाए। जैसा कि 2015 के इलेक्शन में हुआ कि लीड रोल में आरजेडी थी, भले सीएम नीतीश कुमार, लेकिन बड़ी पार्टी आरजेडी थी। वो सिचुएशन बीजेपी चाह रही, लेकिन इसका नुकसान उन लोगों को हो गया। इस बीच में तेजस्वी को राइज करने का मौका मिल गया, महागठबंधन मजबूत हो गया और ऐसा लगने लगा कि महागठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर सेकंड फेज में इन लोगों ने पैचअप करने की कोशिश की और इस बीच में नीतीश कुमार ने भी अपने तरीके से बीजेपी को जगह-जगह हार पहुँचाने की कोशिश की। इसकी वजह से बीजेपी को भी नुकसान। तो अब जब तीसरा फेज आ गया है, लेकिन इस बीच में हुआ क्या कि बीजेपी के वोटर बहुत उदासीन हो गए और जदयू में भी माहौल निराशाजनक हो गया। ये पूरा जो माहौल कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में पसर गया, इवन कि संघ के लोगों ने भी इस चुनाव में बहुत दिलचस्पी नहीं ली। तो एक थका-थका पूरा वो गठबंधन लगने लगा। उसको अचानक इतने कम समय में फिर से रिचार्ज करना आसान नहीं लग रहा है। मेहनत ये लोग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अब इनका पूरा इनकी पूरी उम्मीदें जो है अपने वोटरों से ही हैं। ये लोग अपने तौर पर कुछ कर नहीं रहे हैं। बिहार में यही फ़र्क है, महागठबंधन एकजुट है, चार्ज्ड है और तेजस्वी बहुत फ़ोकस होके चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए कन्फ्यूज़ है, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक और उनमें बिखराव है। यही फ़र्क है। जी। नॉर्मली ये स्थिति अदरवाइज हुआ करती थी बाकी जगह हाँ, पे बिल्कुल। कि ऑपोजिशन बिखरा होता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये एक सही एक कहा। अच्छी और नई शुरुआत है जो बिहार में हुई है। अ, तो अब कल आखिरी इलेक्शन का दिन है और 10th नवंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है कैसे रिजल्ट होंगे? आपका कुछ एनालिसिस? देखिए रिज़ल्ट क्या होगा, कैसे होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है और अपने तरीके से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, उसमें ये ज़रूर लगता है कि महागठबंधन को 15 से 20 सीटों का एज है और लास्ट फेज़ में ज़्यादातर सीटें एनडीए की ही हैं जो दाँव पर है और एनडीए क्या उन सीटों को बचा पाती है, महागठबंधन क्या इस एज को बरकरार रख पाती है, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। और ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि महागठबंधन अगर ठीक-ठाक लास्ट फेज़ में भी कर गया, 130 से 140 सीटें इनकी आ सकती हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालाँकि मतलब वो कितना हो पाता है, कैसे हो पाता है, ये कहना एक पत्रकार के लिए उचित भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम केवल जो दिख रहा है उसको बताना है और हम लोग फ़ोरकास्ट नहीं करते हैं, फ़ोरकास्ट करना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसे फ़ोरकास्ट नहीं माना जाए, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर अभी जो बिहार चुनाव में दिख रहा है, तेजस्वी जिस तरह से एक्टिव हैं और सभी सवालों का बहुत ही गंभीरता से जवाब दे रहे हैं और अपने मुद्दे पर अडिग हैं।
वो उनकी बड़ी कामयाबी है और तेजस्वी को इस चुनाव ने एक स्वतंत्र नेता के रूप में विकसित होने का मौका दिया और ये चुनाव पूरी तरह से उनके इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। एनडीए भी उनके सवालों का ही जवाब दे रही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस चुनाव में को मुद्दा आधारित बनाने में सिर्फ तेजस्वी की नहीं, कई फैक्टर्स की, कई समूहों की, कई छोटे-छोटे संगठनों की बड़ी भूमिका रही। उसमें लेफ्ट पार्टीज़ तो जिसका ज़िक्र मैंने किया वो पहले हैं ही, उनके अपने संगठन हैं, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक युवा हल्ला बोल करके एक टीम है जो लंबे समय से बिहार में नौकरी के सवालों को लेके आंदोलन करती रही है। उसने युवाओं को समर्थन दिया और उनके सवालों को वो लगातार उठाते रहे। तो युवा भले वो पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है लेकिन युवाओं को उन्होंने नौकरी के सवाल पर फोकस करने के लिए सिखाया। तो वो भी काम आ रहा है। इसके अलावा हाँ, एक भोजपुरी लोक गायिका हैं, नेहा सिंह राठौर, जिसने बेरोज़गारी के वक़्त से ही और कोरोना के वक़्त से ही अपने गीतों से बिहार के लोगों के दर्द को, उनकी परेशानियों को आवाज़ देने की शुरुआत की। बाद में उनका बिहार में काबा कल एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसको यहाँ सरकार के लोगों को जवाब देना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये भूमिका रही। मैं उन लोगों को भी याद करूँगा जो चमकी बुखार से लेके पटना की बाढ़ से लेके कोरोना के वक़्त तक ना सिर्फ़ उन्होंने परेशान लोगों की मदद की उन युवाओं ने, बल्कि सरकार को भी आईना दिखाया है, कि काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इन तमाम लोगों ने एक माहौल बनाया और मुद्दों को आगे बढ़ाया। तो इन सब लोगों ने जो मेहनत की और उस मेहनत को जो फिर महागठबंधन की टीम ने आकार दिया और तेजस्वी उसके नायक बने, ये सब लोगों की भूमिका उसमें मुझे नज़र आती बहुत-बहुत धन्यवाद पुष्पमित्रा जी, हमें बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए, जो हमारे पूर्वाभास थे बिहार के बारे में, इलेक्शंस को लेके और पार्टीज़ के बारे में, उनके बारे में पूरा क्लैरिफ़िकेशन करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, गौरी लंकेश न्यूज़ की टीम की तरफ से। और आशा है कि हम आपके साथ दोबारा जुड़ते रहेंगे, लोगों के मुद्दों को लेके, बिहार के मुद्दों को लेके, जनता के मुद्दों को लेके। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। है। जी, आपका भी धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत